हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर साल आपके एग्जाम में ट्रेंड होके आता है, बदल बदल के आता है। डीएनए तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कक्षा 12 का होने वाला है जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपकी क्लास शुरू करने से पहले कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ लाइनें हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हाँ, मजा कैसे आएगा? आपकी अच्छी बेहतर तैयारी हो और उसी में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके हर साल पेपर में आता है। कौन सा आता है? डीएनए की संरचना क्या है, डीएनए की खोज किसने की, द्विकुंडलन डीएनए क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, या आरएनए क्या होता है। तो ये सभी आपको एक ही क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं। मुश्किल से आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है जो आपको 10 नंबर एग्जाम में दे के जाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे 10 नंबर आपके एग्जाम में दे के जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीएनए। तो डीएनए की संरचना क्या है? तो डीएनए की जो खोज की थी, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है कि डीएनए की खोज किसने की, तो आपका आंसर जाएगा फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कहाँ की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कब की थी? 1869 यानी 1869 ईस्वी में इन्होंने पस कोशिकाओं में यानी मवाद वाली कोशिकाओं से पहले इनमें डिस्कवरी की थी। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग इनके नाम रखे। तो देखते हैं डीएनए क्या होता है। तो डीएनए बेटा क्या होता है कि प्रत्येक जो डीएनए होगा वो 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। तो वो 3 घटक कौन कौन से होते हैं? डीएनए के 3 घटक, पहला है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस हो गया, दूसरा पेंटोस शर्करा हो गया और तीसरा फास्फेट समूह हो गया। अब नाइट्रोजनस बेस कैसे बनते हैं? तो एक होता है प्यूरिन और दूसरा है पेरिमिडीन। अब प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। पेरिमिडीन में क्या होता है? थायमीन होता है, साइटोसिन होता है। और ये यूरेसिल जो होता है, ये यूरेसिल, यही यूरेसिल डिफरेंस करता है किसमें? डीएनए और आरएनए में। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, किसकी जगह पे? थायमीन। थायमीन यानी अब्सेंट होता है आरएनए में, बाकी सब सेम होता है, बस थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार कैसे होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडीन के बने होते हैं। दूसरा है पेंटोस शर्करा। अब पेंटोस शर्करा यानी 5 कार्बन वाली शर्करा, तो 5 कार्बन वाली शर्करा को हम पेंटोस शर्करा कहते हैं। तो पेंटोस शर्करा में क्या कौन कौन सी होगी? एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी और एक राइबोस शर्करा होगी। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए और राइबोस शर्करा आरएनए का निर्माण करती है। तीसरा आपका आ जाता है फास्फेट समूह। तो फास्फेट समूह जो होते हैं वो बेटा 2 से मिलके बने होते हैं। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो क्लियर हो गया होगा आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। एक एक नंबर में आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी आ जाता है। क्लियर हो गया। अब बेटा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 2 से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे होता है? एक होता है फास्फोरिक यानी होता है फास्फोरिक अम्ल होता है जो न्यूक्लियोटाइड जिससे बनता है, तो फास्फोरिक अम्ल होता है। दूसरा बेटा क्या होता है? प्लस न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड से यानी फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? एक तो शर्करा होती है और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्लियर हो गया होगा। ये 1 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता है, ऐसे भी आ जाता है कि फास्फेट समूह में कौन कौन से होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब आगे हम आपका शुरू कराएंगे डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, जिसको हम त्रिविमी संरचना भी कहते हैं। अब त्रिविमी संरचना क्यों कहते हैं?
यानी इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए मॉडल, यानी इसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय संरचना जो दी थी वो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत की थी। अब कैसे क्या बताया था आपको बताते हैं। ये आपका डीएनए का फिगर रहा, इस फिगर से ही आपको इसमें बताएंगे जिससे आप पेपर में आसानी से इसको लिख सकेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इससे ऐसे ही आप कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे, जिससे आप अपने पेपर में 100% आप लिख सकेंगे और ये भी मान के चलेंगे कि 100% आपका पेपर में भी आने वाला है ये क्वेश्चन। तो क्या होता है वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया मॉडल। तो सन 1953 यानी 1953 ईस्वी में 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। इन दोनों साइंटिस्टों ने डीएनए संरचना का एक द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए इन्हें 1962 यानी 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलन से बना होता है। कैसे? यानी रस्सियों की तरह जो आपस में ऐठी हुई होती हैं। जैसे ये देखो ऐठी टाइप में लग रही हैं। तो यही बताया था कि इन्होंने वाटसन और क्रिक ने बताया था। इसी के लिए कब बताया था? 1953 में बताया था और इसी की खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब इन्होंने क्या बताया था इस डीएनए के बारे में, तो देखते हैं। तो पहला इन्होंने बताया था कि भाई जो ये डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का, वो ये 2 पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यानी डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये होती है और एक ये होती है, यानी दोनों आपस में ये ऐठी हुई होती हैं। तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत ही इजी भाषा में है आपका, ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐठी हुई होती हैं। देखो लग ही रहा है फिगर से कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या हैं, यानी दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो एक अपोजिट में दोनों ऐठी हुई होती हैं। क्लियर हो गया। अब है आपका तीसरा पॉइंट, क्या है? दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण, यानी दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण जो होता है वो फास्फेट एवं शर्करा के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। अब भाई दोनों श्रृंखला, एक ये श्रृंखला हो गई, एक ये श्रृंखला हो गई, तो इनका जो निर्माण होता है ये वाला, तो ये किससे होता है? फास्फेट एवं शर्करा आपस में मिलते हैं। जैसे ये शर्करा, ये फास्फेट, ये शर्करा, ये फास्फेट, ये शर्करा, तो इन्हीं से इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण होता है, यानी ये बनती हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजन बेस से जुड़ी होती हैं। अब ये बेस से जुड़ी होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जुड़ी होती हैं। कि ये दोनों श्रृंखलाएं, अब ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं भाई जब जुड़ेंगी तो क्या होगा? कोई ना कोई चीज तो इन्हें चाहिए जोड़ने के लिए। तो बिल्कुल ये लगे हैं आपके क्या? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या होता है कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन जो होता है वो थायमीन के साथ जुड़ता है। अब आ जाइए सी यानी साइटोसिन। साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये थायमीन जब आएगा, जब एडेनिन से जुड़ेगा तभी वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी होती हैं। तो यही आपकी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसके बाद इसमें एक श्रृंखला आरोही क्रम में, इसमें एक श्रृंखला आरोही क्रम में तथा दूसरी श्रृंखला अवरोही क्रम में होती है। तो आरोही और अवरोही क्या होते हैं? यानी बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा और एक बड़े से छोटा, यानी एक बढ़ता हुआ क्रम, एक घटता हुआ क्रम। तो एक चैन इसमें क्या हुआ? एक बढ़ती हुई चैन है और एक घटती हुई चैन है। तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं वो एक आरोही में होती है तो दूसरी अवरोही श्रृंखला में होती है। क्लियर हो गया। अब इनका व्यास जो होता है, अब ये दोनों चैन हैं तो इन दोनों चैनों का जो व्यास होगा, दूरी होगी, वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम
होती है। क्लियर हो गया। एक चेन का 3 एंड होता है और दूसरे एंड का 5 एंड हो सकता है, तो हम आराम से इसको भी लिख सकते हैं। और इसके जो पूरा एक जो हेलिकल ये बन रहा है, इस पूरे एक हेलिकल की जो होती है दूरी वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया। पूरे एक हेलिकल की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों चैन आपस में नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी होती हैं। एक आरोही क्रम में होती है, एक अवरोही क्रम में होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप आराम से इसको लिख के नोट करके और पेपर में तैयार करके लिख सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए, यानी डीएनए तथा आरएनए में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए तथा आरएनए, हाई स्कूल हो चाहे इंटर, दोनों में ये इंपॉर्टेंट रहता है, डीएनए तथा आरएनए। अब बताते हैं, एक तो इसके नाम में ही एक डिफरेंस छिपा है। क्या छिपा होता है कि डीएनए बोले तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है। आरएनए बोले तो फुल फॉर्म क्या होगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया। आप देखते हैं बेटा अंतर क्या होता है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए में क्या होता है कि यह 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। अभी आपको पीछे हमने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं 2, वो आपस में जुड़ के डीएनए का निर्माण कराती हैं। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए में ये 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं होती हैं, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जो आरएनए बना होगा वो एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, भी आपको बताया। ये आरएनए है तो इसमें राइबो शर्करा होती है। क्लियर, बहुत ही इजी है। तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है? एटीजीसी। ये क्या है बेटा? ये भी बताएंगे कि इसमें ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। तो इसमें क्या होता है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। पीछे बताया है आपको कि ये इसी बेस से ये डीएनए की दोनों चेन जुड़ी होती हैं। अब आरएनए में क्या होता है? जब उसमें चेन ही नहीं होती तो क्या होता है? इसमें टी, यानी इसमें एडेनिन भी रहेगा, थायमिन भी रहेगा, ग्वानिन थायमिन नहीं रहेगा, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा और टी के जगह पे यू बेस आ जाएगा। यानी इसमें टी के यानी थायमिन की जगह पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। बस इतने से ही ये डीएनए और आरएनए डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट क्या होता है? यह स्थायी होता है और ये क्या होता है? अस्थायी होता है। इसके बाद यह केंद्रक में पाया जाता है, यानी ये केंद्रक में सबसे पहले किसने खोजा था? फ्रेडरिक मिशर ने बताया था कि ये पस कोशिकाओं के केंद्रक में इन्होंने इसको खोजा था, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? यह केंद्रक के कोशाद्रव्य में पाया जाता है, कोशाद्रव्य में पाया जाता है। और भी बहुत से डिफरेंस हैं, वो भी आपको बता देते हैं। और क्या डिफरेंस होता है? एक और डिफरेंस आपका होता है क्या? कि यह आनुवंशिक होता है, यानी डीएनए जो है वो आनुवंशिक होता है और आरएनए क्या होता है? अनानुवंशिक होता है। लेकिन कुछ जगहों पर आरएनए आनुवंशिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कहाँ पे होता है वो भी आपको बता देते हैं। ये क्या होता है? वायरस में ये आनुवंशिक की तरह वर्क करता है। अब वायरस में ये आनुवंशिक की तरह वर्क करता है, बाकी ये हमारे सेल में भी होता है। अब हमारे सेल में क्या वर्क करता है? तो हमारे सेल में बेटा ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। अब क्या होता है कि डीएनए की कार्य भी समझ लेते हैं एक लाइन में कि डीएनए का कार्य और महत्व क्या है। तो डीएनए का एक ही कार्य है, आप जानते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो क्या करता है? यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अब कैसे लक्षणों को? जैसे माता पिता से जो उनके बच्चों में लक्षण होते हैं वो कौन पहुंचाता है? डीएनए पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से उठा के दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए।